नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है सोशल स्टडीज मंत्रा। और आज हम लोग क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 के स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। पहले हम लोग जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली क्या होता है, जब दो देश की अर्थव्यवस्था जुड़ जाती है, इंटरकनेक्ट हो जाती है, उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज, यानी कि दो कंट्रीज के बीच में क्या हो, इंटीग्रेशन हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। अब जानते हैं एमएनसीज क्या होते हैं। एमएनसीज इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन which is a company that own or control production in more than one nation, जिसमें एक या एक से ज्यादा देशों में जिसका कंट्रोल होता है, जिसका बिजनेस होता है। नेक्स्ट, इट सेटअप ऑफिस। ये ऑफिस कहाँ पे सेटअप करती है, जहां पे उसको चीप लेबर मिल सके और साथ के साथ अदर रिसोर्सेस मिल सके, वहीं पे ही एमएनसीज अपना बिजनेस सेटअप करती है। नेक्स्ट, इसका एम क्या होगा, इसके दो एम होते हैं। पहला मकसद होता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम से कम होनी चाहिए, लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और सेकंड मोटिव होता है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, मींस अर्न ग्रेटर प्रॉफिट या मैक्सिमम प्रॉफिट। नेक्स्ट, स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एमएनसी। एमएनसीज क्या करती है, जो अपना प्रोडक्शन होता है वो एक जगह नहीं करती, वो अलग अलग कंट्रीज में करती है ताकि उसको बेनिफिट हो सके। जैसे चाइना में मैन्युफैक्चरिंग का काम करेगी, यूएसए में क्या करेगी, उसकी डिजाइनिंग का काम, मैक्सिको में क्या करेगी, असेंबली, उसको असेंबलिंग करने का काम। नेक्स्ट, इंडिया में कस्टमर केयर का काम यहाँ पे होगा। इससे क्या होगा, जब डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में इसके पार्ट्स बनेंगे और डिजाइनिंग होगी, तो एमएनसीज को उससे फायदा होगा। तो वो देखती है कि जहां पर चीप लेबर हो सके तो वहां पर अपना सारा काम करती है। इन सब चीजों का बेनिफिट क्या होगा कि इससे इनको इजीली चीप लेबर मिल जाएगा, साथ के साथ जो इनका वाइडर मार्केट अवेलेबल होगा, उनको लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इज बेटर क्वालिटी ऑफ मटेरियल, और जो मटेरियल है वो भी उनको अच्छी क्वालिटी का मिल जाएगा। लास्ट, फाइनल प्रोडक्शन नियर द मार्केट, कि जो मार्केट है उसके पास में वो फाइनल प्रोडक्शन कर पाएंगे। हमने इसके बेनिफिट्स देखे। अभी हमने जाना कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है और उसमें टर्म्स हमने देखी एमएनसीज, और एमएनसीज का क्या मकसद होता है, और जो प्रोडक्शन होता है एमएनसीज का वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ होता है और उसके क्या बेनिफिट्स है वो हमने देखे। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि जो एमएनसीज है वो अपना बिजनेस कहाँ पे सेटअप करती है। बेसिकली ये चार फैक्टर्स को इंक्लूड करती है। पहला होता है विच इज क्लोज टू द मार्केट, कि मार्केट के क्लोज होना चाहिए। सेकंड क्या है, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, यानी कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है वो उस एमएनसीज को सपोर्ट करनी चाहिए, उसके लिए फेवरेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट इज चीप स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर, यानी कि जो लेबर हो चाहे स्किल्ड हो या फिर अनस्किल्ड हो, दोनों के दोनों सस्ते होने चाहिए। फोर्थ इज अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इसमें बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जैसे रेलवेज, इसके अलावा रोडवेज, वाटर फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी एंड रॉ मटेरियल। अगर ये सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाता है तो कोई भी एमएनसीज अपना बिजनेस वहां पे सेटअप कर सकती है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट बेसिकली द मनी दैट इज स्पेंट टू बाय एसेट्स, यानी कि किसी भी एसेट्स को खरीदने के लिए जो मनी स्पेंड करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट। और एसेट्स कौन सा हो सकता है, जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया और मशीन हो गई। नेक्स्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, तो यानी कि वो इन्वेस्टमेंट जो एमएनसीज करती है वो होता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज। नेक्स्ट टॉपिक, डिफरेंट वेज ऑफ स्प्रेडिंग प्रोडक्शन बाय एमएनसीज, यानी कि जो एमएनसीज आती है वो कौन से तरीके अपनाती है ताकि अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सके। फर्स्ट मेथड है इसका, डायरेक्टली सेटअप इट्स ओन प्रोडक्शन। वो क्या करती है, वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्शन सेटअप करती है।
सेकंड, टू बाय ए लोकल कंपनी, ये क्या करती है, लोकल कंपनी को खरीद लेती है। थर्ड, जॉइंट वेंचर करके, जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि वो दूसरी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर लेती है और टू सेटअप प्रोडक्शन जॉइंटली, यानी एक साथ मिलकर काम करती है। फोर्थ इज बाय प्लेसिंग ऑर्डर फॉर प्रोडक्शन विद स्मॉल प्रोड्यूसर, यानी कि जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उसको ऑर्डर प्लेस करके वो क्या कर सकती है, अपना जो प्रोडक्शन है उसको मैक्सिमाइज कर सकती है। सो इन 4 मेथड से कोई भी एमएनसीज अपने बिजनेस को स्प्रेड कर सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक। सो अब हम लोग जानते हैं कि जो एमएनसीज है जब किसी देश में जाती है तो वहां पर जो भी लोकल कंपनीज होती है उसको क्या बेनिफिट होता है। बेसिकली उसको 2 तरीके से बेनिफिट होता है। पहला, एमएनसीज उसको मनी प्रोवाइड करवा सकती है। सेकंड, उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी ला सकती है। सो इन 2 तरीके से उनको बेनिफिट होता है। सो हम लोग देखते हैं बेनिफिट टू लोकल कंपनीज। फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा, प्रोवाइड मनी फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, और उससे वो क्या कर सकते हैं, न्यू मशीन खरीद सकते हैं ताकि जो उनका प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके। नेक्स्ट पॉइंट, इट प्रोवाइड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्शन। सो ये 2 बेनिफिट्स होते हैं लोकल कंपनी को। अगर आपसे पूछा जाए कि इससे एमएनसीज को क्या फायदा है, एमएनसीज को ये फायदा होगा कि उनको जो अपना प्रोडक्शन है और उसका बिजनेस है वो इजीली सेटअप कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड क्या होता है। फॉरेन ट्रेड बेसिकली क्या होता है, इट्स ए ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, यानी कि जो अलग अलग कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसे ही बोला जाता है फॉरेन ट्रेड, और उसको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड क्या इंक्लूड करता है, इट कंसिस्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट का मतलब होता है जब सामान दूसरे देश से अपने यहाँ पे आता है, और एक्सपोर्ट का मतलब जब कोई सामान अपने देश से दूसरे देश में जाता है। सो इसके फंक्शंस हम लोग देख लेते हैं फॉरेन ट्रेड के। इट प्रोवाइड ए वास्ट मार्केट टू प्रोड्यूसर, यानी कि प्रोड्यूसर को एक तरीके से बड़ा मार्केट प्रोवाइड करवाता है। प्रोड्यूसर चाहे तो अपने देश के साथ साथ दूसरी कंट्री में भी अपना प्रोडक्शन कर सकता है। नेक्स्ट, प्रोड्यूसर सेल विद इन द कंट्री प्लस अदर कंट्रीज, और प्रोड्यूसर क्या कर सकता है, अपने देश में भी और साथ के साथ अदर कंट्रीज में भी अपना प्रोडक्शन या अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। नेक्स्ट, फॉर बायर्स, बायर्स इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स। ये 3 फंक्शंस हमने जाने किसके थे, फॉरेन ट्रेड के। इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे चाइनीज टॉयज इन इंडिया, यानी कि जो चाइनीज टॉयज आते हैं, खिलौने आते हैं इंडिया में, उनसे जो चाइना है उनको काफी बेनिफिट होता है, और इससे जो हमारे कस्टमर है उनको भी बेनिफिट होता है। कैसे, क्योंकि जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं वो काफी सस्ते होते हैं। सो दे प्रोवाइड एट लो प्राइस एंड कस्टमर है ग्रेटर चॉइस। इससे कस्टमर को क्या मिल जाती है, ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिल जाती है। सो चाइनीज मार्केट ने क्या किया कि इंडिया में जो भी प्रोडक्ट जो वो यहाँ पे लेके आते हैं उसको सस्ते रेट में प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि जो इंडियन प्रोडक्ट है वो लोग ना खरीदे और धीरे धीरे उनका मार्केट बंद हो जाए और चाइना का मार्केट या चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो जाए। सो अब हम लोग जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड के क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सो अब आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं और हम लोग जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड के क्या एडवांटेजेस होते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि फॉरेन ट्रेड हेल्प्स इन द इंटीग्रेशन या फिर कनेक्शन ऑफ मार्केट्स। सो इसको बता सकते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग कि फॉरेन जो ट्रेड है वो मार्केट को कनेक्ट करता है, इंटीग्रेट करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज इट फैसिलिटेट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, कि ये क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, अलग अलग कंट्री के बीच में। सेकेंड पॉइंट, इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ आइडियाज, टेक्नोलॉजी एंड पीपल, कि इसकी मदद से जो लोग हैं या फिर टेक्नोलॉजी है या अलग अलग आइडियाज है वो एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज में मूवमेंट करते हैं, जाते हैं। नेक्स्ट, बायर्स गेट मोर चॉइस ऑफ गुड्स। बायर्स को क्या फायदा होता है कि उसको बहुत सारी वैरायटी के प्रोडक्ट मिल जाते हैं और साथ के साथ एट
चीप रेट यानी कि सस्ते रेट पर भी उसको अवेलेबल हो जाते हैं। सो नेक्स्ट इज प्राइस ऑफ सिमिलर गुड्स बिकम इक्वल, यानी कि जो सिमिलर एक जैसे गुड्स होते हैं उनके प्राइस इक्वल हो जाते हैं अलग अलग मार्केट में भी। लास्ट पॉइंट इज इंक्रीज कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर, कि जब प्रोड्यूसर के बीच में जब कंपटीशन इंक्रीज होता है तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलती है और साथ के साथ वो अच्छी रेट पे मिलती है, कम रेट पे मिलती है। तो इससे ज्यादा जो कस्टमर है उनको बेनिफिट होता है, उनको ज्यादा से ज्यादा चॉइस मिलती है। सो अभी हमने देखा कि क्या क्या एडवांटेज है फॉरेन ट्रेड के। सो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन को डिटेल से देखते हैं। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और इंटरकनेक्शन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि इंटीग्रेशन होना और इंटरकनेक्शन होना किसके बीच में, बिटवीन कंट्रीज बाय फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, यानी कि दो कंट्री के बीच में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के थ्रू या फॉरेन ट्रेड के थ्रू जब इंटरकनेक्शन होता है, यानी कि जब दो देश की अर्थव्यवस्था जुड़ जाती है बाय फॉरेन ट्रेड, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लोबलाइजेशन। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन करता है, एमएनसीज। एमएनसीज प्ले ए मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक, मूवमेंट बिटवीन कंट्रीज। ग्लोबलाइजेशन से क्या होता है कि मूवमेंट होता है दो कंट्रीज के बीच में। किस किस चीज का मूवमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज का, इन्वेस्टमेंट का, टेक्नोलॉजी का, और इसके साथ साथ लोगों का मूवमेंट होता है। आप लोग बताइए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं तो क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। बेसिकली इसके बहुत सारे रीजन होंगे, लेकिन हम लोग जानते हैं जो हमारी बुक में दे रखा। फर्स्ट रीजन इज फॉर बेटर इनकम, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट फॉर बेटर जॉब, यानी कि अच्छी जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते हैं। थर्ड इज एजुकेशन फैसिलिटीज, कि वो बेटर एजुकेशन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर दैट एनेबल ग्लोबलाइजेशन, मतलब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिस वजह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज होता जा रहा है। बेसिकली हम लोग इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी। मेन रीजन क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी की वजह से ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट, लिबरलाइजेशन और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है जो भी ट्रेड बैरियर्स थे उनको रिमूव करना। नेक्स्ट इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, जो दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड को इंक्रीज करता है। इनको हम लोग आगे डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं टेक्नोलॉजी। इसमें हम लोग जानेंगे कि सबसे पहले कि इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी, कि जो ट्रांसपोर्ट की टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्रूवमेंट आया है, जिस वजह से क्या हुआ है कि जो सामान है वो जल्दी डिलीवर होता है, फास्टर डिलीवरी एट ए लोअर कॉस्ट, कि अब कॉस्ट भी कम आती है और सामान एक जगह से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं जैसे एयरप्लेन, शिप्स, इसके थ्रू बहुत ही जल्दी सामान एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचा दिया जाता है। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे डेवलपमेंट इन IT सेक्टर, मींस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें काफी इंक्रीज हुआ है। इसका बेनिफिट क्या हुआ है कि जो कम्युनिकेशन है वो स्पीड अप हो चुका है, इंक्रीज कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज। इसमें हम लोग और जानेंगे IT में कि टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हुई, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स। इसके थ्रू बहुत ही जल्दी हम लोग अपना कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी ऑर्डर दे सकते हैं। नेक्स्ट, सैटेलाइट एंड इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट से क्या होता है, शेयर इंफॉर्मेशन एट नेग्लिजिबल कॉस्ट, यानी कि बहुत ही कम पैसों में या नामात्र के पैसों में हम लोग अपने इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं विद वॉइस कॉल, वीडियो कॉल एंड थ्रू ईमेल एक्सेट्रा। अभी हमने देखा कौन कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं किसको, ग्लोबलाइजेशन को, इसको इंक्रीज करते हैं। इसमें पहला फैक्टर्स था टेक्नोलॉजी, जिसको हमने डिटेल से देखा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट फैक्टर्स, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, उसके बाद WTO के रोल जाने।
सो बच्चों अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड। सो इसमें हम लोग जानते हैं कि लिबरलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। बेसिकली लिबरलाइजेशन मीन्स रिमूविंग बैरियर्स और रेस्ट्रिक्शन, यानी कि जो भी पाबंदियां थी, जो भी बैरियर्स थे, उनको हटा देना, विच इज सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑन फॉरेन ट्रेड। सो इसके लिए हम लोग जानेंगे, जब हम लोग आजाद हुए थे 1947 में, तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया कि बहुत सारे ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। क्यों लगाए? क्योंकि उस समय हमारी इंडस्ट्री नई नई थी, सो उनको फॉरेन कंपटीशन फेस ना करना पड़े। दैट्स वाई हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ट्रेड बैरियर्स लगा लिए ताकि उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। तो अब जानते हैं ट्रेड बैरियर्स क्या होता है। ट्रेड बैरियर्स मीन्स रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इम्पोज बाय द गवर्नमेंट, यानी कि जो गवर्नमेंट फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगाती है उसे क्या बोलते हैं? ट्रेड बैरियर। अब इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल पहले क्या है? इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? टैक्स ऑन इंपोर्ट, यानी कि जो इंपोर्ट पे टैक्स लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंपोर्ट ड्यूटी। नेक्स्ट है कोटा। कोटा मीन्स कि जितनी भी जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, कितनी क्वांटिटी में करेंगे, उस पर लिमिट लगा देना, क्या होता है? कोटा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट यूज। गवर्नमेंट इसका यूज किस में करती है? टू इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड, यानी कि कितना फॉरेन ट्रेड इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, उसके पर्पस के हिसाब से गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स लगाती है। नेक्स्ट टू डिसाइड कर सके कि व्हाट काइंड एंड हाउ मच गुड्स कम, कि कितना हमारे देश में गुड्स आना चाहिए और कौन सी काइंड में आना चाहिए। नेक्स्ट वाई, गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है? वाई गवर्नमेंट इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। सो इसका रीजन ये हो सकता है टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, यानी कि जो हमारे देश के प्रोड्यूसर है उनको फॉरेन कंपटीशन से बचाने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। और ये स्टार्टिंग में ऐसा किया भी था जब हम लोग आजाद हुए थे, ड्यूरिंग 1950s एंड 60s के टाइम पे, बिकॉज इंडस्ट्री इज कमिंग अप इन 1950s एंड 60s, और वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो फॉरेन कंपटीशन का सामना कर पाए। नेक्स्ट अलाउ इंपोर्ट ऑफ ओनली एसेंशियल आइटम्स, और उस समय गवर्नमेंट ने क्या किया? जो भी इंपॉर्टेंट आइटम है सिर्फ उन्हीं का ही इंपोर्ट इन्होंने अलाउ किया। इसके एग्जांपल हो सकते हैं जैसे मशीनरी, पेट्रोलियम एंड फर्टिलाइजर। गवर्नमेंट 1991 में एलपीजी रिफॉर्म लेके आई। इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो लिबरलाइजेशन का मीनिंग तो हमने अभी जाना। इसका मतलब होता है कि जो भी ट्रेड बैरियर्स है और जो रेस्ट्रिक्शन है उसको हटा देना। और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर को भी प्रोवाइड करेगी, प्राइवेट कंपनी को भी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग हमने जाना इंटरकनेक्शन ऑफ टू कंट्रीज। सो अभी हम लोग जानते हैं कि 1991 में गवर्नमेंट ने ऐसा क्या किया? गवर्नमेंट ने जो भी बैरियर्स थे फॉरेन गुड्स के उनको रिमूव कर दिया। क्यों? उसका रीजन ये था कि गवर्नमेंट को ऐसा एहसास हुआ, गवर्नमेंट फेल्ट दैट कंपटीशन इंप्रूव परफॉर्मेंस, कि गवर्नमेंट ने सोचा कि जितना कंपटीशन होगा फॉरेन कॉम्पिटिटर के साथ तो हमारे जो प्रोड्यूसर है उनका परफॉर्मेंस और बेटर हो सकता है। नेक्स्ट ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई थी, इसका क्या बेनिफिट हुआ, क्या इम्पैक्ट हुआ कि इससे जो गुड्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉरेन कंपनी सेटअप ऑफिस एंड बिजनेस, कि जो फॉरेन कंपनीज है वो आसानी से हमारे देश में भी अपना बिजनेस, अपना ऑफिस सेटअप कर सकती है। सो इस तरीके से हमने देखा कि लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मीनिंग क्या होता है। पहले 1950s के टाइम पर गवर्नमेंट ने क्या किया? ट्रेड बैरियर्स लगा दिए। उसके बाद धीरे धीरे गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ आफ्टर 1990s कि अब टाइम आ चुका है कि जो हमारे प्रोड्यूसर है वो कैपेबल हो चुके हैं। सो अब हमें इन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर देना चाहिए और गवर्नमेंट एलपीजी रिफॉर्म्स लेके आई। अब हम लोग जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक WTO। अब हम लोग आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है WTO। WTO मींस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सो इसमें टोटल मेंबर्स कितने हैं? करंटली देयर आर 164 मेंबर्स। टोटल 164 मेंबर्स है। और इसका एम क्या है, क्या इसका मोटिव है? मेन एम है टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड। इसका मतलब कि पूरी दुनिया में जो ट्रेड है उसको लिबरलाइज कर देना, उसके ऊपर किसी तरह की कोई रेस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स है, उसको हटा देना।
सो इट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करता है, विच सपोर्ट द लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो क्या सपोर्ट करता है, फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करता है और उसके ऊपर किसी भी तरीके से जो भी रेस्ट्रिक्शन है, बैरियर्स है, उसको हटा दिया जाए। सो इसको स्टार्ट किसने किया, इट इज स्टार्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज ऑन 1 जनवरी 1995। इसको बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज ने स्टार्ट किया था। कब किया था, ईयर 1995। सो नेक्स्ट, इट एस्टैब्लिश रूल्स, ये रूल्स बनाता है किसके रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड के रिगार्डिंग, एंड ये देखता है सीज दैट रूल्स आर ओबेड, और ये भी चेक करता है कि जो रूल्स है उसको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। नेक्स्ट, इट अलाउस फ्री ट्रेड फॉर ऑल, और ये भी देखता है कि जो ट्रेड है वो फ्रीली होना चाहिए, मतलब किसी तरीके की उसमें रुकावट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, दे शुड बी नो ट्रेड बैरियर्स, और मेन इसका मोटिव क्या हुआ कि किसी तरीके का कोई ट्रेड बैरियर्स नहीं होना चाहिए किसी भी कंट्री के बीच में। बट इसके कुछ लिमिटेशन भी है, वो जानते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। इसको बेसिकली जैसे हमने पढ़ा, बनाया किसने था, स्टार्ट किसने किया था, डेवलप्ड कंट्रीज ने। सो इसमें ये देखा जाता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ही ज्यादातर डोमिनेट करती है, और दे अनफेयरली रिटेन ट्रेड बैरियर्स, इसका मतलब वो कंट्री ट्रेड बैरियर्स नहीं हटाती। सो नेक्स्ट, इसका ड्रॉबैक क्या है, इट फोर्स ओनली, किसको फोर्स करता है, सिर्फ डेवलपिंग कंट्री को फोर्स करता है टू रिमूव ट्रेड बैरियर्स। इसका मतलब डेवलप कंट्री को फोर्स नहीं करता है, ये एक तरीके से डेवलपिंग कंट्री को फोर्स करता है। ये क्या है इसकी लिमिटेशन। सो इसका एग्जांपल क्या देख सकते हैं, डिबेट ऑन ट्रेड इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो ये बेसिकली हो रहा है कहां पर, डेवलपिंग कंट्रीज में। सो आज हमने क्या देखा अभी WTO के फंक्शन के बारे में देखा, क्या इसके इंपॉर्टेंट रोल है, इसके क्या लिमिटेशन है। सो ये जो टॉपिक है आज यहाँ तक करते हैं, उसके बाद कल हम लोग देखेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, और उसके बाद ये चैप्टर कवर हो जाएगा। तो आज हम लोग जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन के क्या क्या इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सो इसके दोनों इम्पैक्ट देखेंगे, पॉजिटिव क्या है और नेगेटिव क्या है। सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट। पॉजिटिव इम्पैक्ट किसके लिए, फॉर कंज्यूमर, फॉर एमएनसीज और फॉर इंडियन कंपनीज। और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो होंगे स्मॉल प्रोड्यूसर और वर्कर्स के लिए। सो वन बाय वन करके अब हम लोग इनको डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर को काफी बेनिफिट होता है ग्लोबलाइजेशन से। कैसे, इससे उसे इम्प्रूव क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है, साथ के साथ एक कम रेट पे मिलता है, एट लोअर प्राइस। और इसके अलावा जो कंज्यूमर होता है उसके पास बहुत सारी वैरायटी होती है, दे हैव ग्रेटर और वाइडर चॉइस। वाई, इसका रीजन ये है ड्यू टू कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से क्या होगा कि जो प्राइस है वो कम हो जाएगा और इसका डायरेक्टली बेनिफिट कंज्यूमर को होगा। नेक्स्ट, इनसे जो कंज्यूमर है उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हायर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ये हमने क्या जाना कि इम्पैक्ट फॉर कंज्यूमर, डायरेक्टली अगर बोला जाए तो कंज्यूमर को इससे बेनिफिट होगा। नेक्स्ट फॉर एमएनसीज, यानी कि मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, इनको क्या बेनिफिट होगा, इंक्रीज देयर इन्वेस्टमेंट, इनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। कैसे, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मार्केट। कोई भी जो एमएनसीज इंडिया में आएगी तो उनको यहाँ पे बेनिफिट क्या होगा कि यहाँ पर उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। और इसका रीजन ये हो सकता है क्योंकि इंडिया में जो मार्केट की साइज है काफी ज्यादा है। इट इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्री में ये इंटरेस्टेड होती है, लाइक सेलफोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक एंड फास्ट फूड। नेक्स्ट हम लोग जानते हैं जो टॉप इंडियन कंपनीज है उनको ग्लोबलाइजेशन से क्या फायदा होगा। सो उनको न्यू टेक्नोलॉजी मिलेगी, न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड, नए नए मेथड्स उनके लिए मिलेंगे, जिससे वो क्या हो सकता है कि वो अपना प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइम पर एमर्ज एज
मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी कि एमएनसीज बन सकती है जो इंडियन बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इसके एग्जांपल है जैसे टाटा मोटर्स हो गया, इन्फोसिस आईटी सेक्टर में, रेनबेक्सी, एशियन पेंट्स एक्सेट्रा। ये कंपनियां जो इंडियन कंपनी है, टॉप इंडियन कंपनी है, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या बन चुकी है, ये एमएनसीज बन चुकी है। नेक्स्ट, इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज हो जाएगी। तो ये अभी हमने जाना पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब हम लोग जानते हैं कि क्या नेगेटिव इंपैक्ट है ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बेसिकली फॉर स्मॉल प्रोड्यूसर एंड वर्कर्स नेगेटिव इंपैक्ट होते हैं। तो पहले जानते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए क्या नेगेटिव इंपैक्ट है। इट हिट हार्ड ड्यू टू कंपटीशन, कि जो फॉरेन कंपटीशन बढ़ जाता है जिस वजह से जो स्मॉल प्रोड्यूसर है उनको compete नहीं कर पाती और आने वाले टाइम पे उनको अपना बिजनेस शट डाउन करना पड़ता है, यानी कि बंद करना पड़ता है। सो मैनी शट डाउन देयर बिजनेस एंड मेकिंग वर्कर्स जॉबलेस। इसकी वजह से क्या हो सकता है, जो बहुत सारे वर्कर्स जो स्मॉल जो इंडस्ट्रीज थी जहां पर वो काम करते थे वो बंद हो सकती है, जिस वजह से वो जॉबलेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है फॉर वर्कर्स। वर्कर्स के लिए क्या क्या नुकसान है। पहली चीज, नो जॉब सिक्योरिटीज। नेक्स्ट, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, उनको ज्यादा समय तक काम करना पड़ता है। लास्ट, लो वेजेस, कि उनकी वेजेस भी कम रह सकती है। इन सब का मेन रीजन क्या है, ड्यू टू फ्लेक्सिबल लेबर लॉस, कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कोई भी जो बाहर से कंपनीज आती है तो उनको काफी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाती है और वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बनाती है, जिसमें वो टेम्परेरी बेसिस पे वर्कर्स को हायर करती है, जिस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती। सो नो जॉब सिक्योरिटी फॉर देयर, और इसके अलावा वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाती है। सो लॉन्ग वर्किंग आवर्स एंड दे प्रोवाइड लो वेजेस, कम उनको वेजेस प्रोवाइड करती है। सो अभी हमने जो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन को जाना कि क्या क्या इसके पॉजिटिव है और क्या क्या इसके नेगेटिव इंपैक्ट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट आर द स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अटैक करने के लिए गवर्नमेंट कौन कौन से स्टेप लेती है। फर्स्ट स्टेप इज सेटअप एसईजेड। एसईजेड का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। इसमें गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, स्टोरेज एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। नेक्स्ट पॉइंट इज डू नॉट पे टैक्सेस, यानी कि उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है फॉर द इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर। स्टार्टिंग के 5 ईयर्स में इनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। सो ये एसईजेड के फायदे हैं। तो एसईजेड में क्या होगा कि इसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी और साथ के साथ उनको किसी भी तरीके का कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा इस शुरुआती 5 साल में। नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस, यानी कि जो लेबर लॉस है उसको गवर्नमेंट क्या करती है, फ्लेक्सिबल बना देती है। सो शॉर्ट ड्यूरेशन हायरिंग ऑफ वर्कर्स, उनको ये प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज की वो चाहे तो टेम्परेरी बेसिस पे शॉर्ट ड्यूरेशन पर वर्कर्स को हायर कर सकती है। इससे क्या बेनिफिट होगा, उनको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि लॉन्ग बेसिस पे अगर परमानेंट बेसिस पे हायर करेगी तो उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग इनको हायर करती है। सो अब हम लोग देखते हैं आज का लास्ट टॉपिक, वो क्या है, स्ट्रगल फॉर ए फेयर ग्लोबलाइजेशन, कि दुनिया में क्या होता जा रहा है कि फेयर ग्लोबलाइजेशन के लिए स्ट्रगल होता जा रहा है। सो अब जानते हैं कि फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, यानी कि अपॉर्चुनिटीज सबके लिए मिलेगी, एंड एंश्योर बेनिफिट्स आर शेयर, कि जो बेनिफिट है वो सबको शेयर करना होगा, सबको इक्वली मिलना चाहिए। अभी हमने पहले जाना था कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसके कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट भी होते हैं, कुछ नेगेटिव भी होते हैं, बट फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि सभी को बेनिफिट होना चाहिए। सो इसमें मेन रोल कौन प्ले कर सकता है, गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कैन प्ले ए मेजर रोल। इसके लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एंश्योर दैट लेबर लॉज आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड। गवर्नमेंट चेक कर सकती है कि जो भी लेबर लॉज है उनको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं। सेकेंड पॉइंट, इट प्रोटेक्ट स्मॉल प्रोड्यूसर। स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए गवर्नमेंट अलग से इनके लिए स्कीम ला सकती है, उनको प्रोटेक्ट कर सकती है, जैसे इनके लिए ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बैरियर्स लाके इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। ट्रेड बैरियर जो अभी हमने पहले जाना था
जिसमें हम लोग अपनी जो लोकल कंपनियां होती है, अपने स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। नेक्स्ट, नेगोशिएट WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से नेगोशिएट कर सकती है फॉर द फेयर रूल्स, कि जो रूल्स हो सही तरीके से हो, जिसका बेनिफिट सब लोगों को मिले। इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो भी अदर डेवलपिंग कंट्रीज है उनके साथ बातचीत कर सकती है टू फाइट अगेंस्ट द डोमिनेशन ऑफ डेवलप कंट्रीज, कि जो डेवलप कंट्रीज है उनकी डोमिनेशन बढ़ती जा रही है, कहां पे, इन द WTO। सो इस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो मेजर रोल प्ले कर सकती है फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो हमने ये टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया है। इस तरीके से चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन हमारा कंप्लीट होता है। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर इस चैप्टर की PDF ले सकते हैं, और साथ के साथ में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम में जाकर ये चैप्टर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी चैप्टर है वो भी आपको, जो वन शॉट रिवीजन है, वहां पे आपको उनका लिंक मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे टेलीग्राम का भी लिंक मिलेगा, और आपको PDF भी वहां इजिली प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो आप लोग वहां से डाउनलोड करें और इसको पढ़ना स्टार्ट करें। सो हमने जो क्लास 10 के इकोनॉमिक्स है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आगे से हम लोग जो सिविक्स है उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और इस तरीके की वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक देखते रहिए सोशल स्टडीज मंत्रा।